ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। आप कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की। हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कत्ता ज़्यादा रखना। और स्वागत करता हूं आपका मनी मैनेजर के 13वें एपिसोड में। आज इस शो का प्रोड्यूसर ही प्रेजेंटर भी है, क्योंकि बदलते मौसम ने नितिन की तबीयत को भी थोड़ा बदला है। अगले एपिसोड में नितिन फिर से आपके साथ होंगे। मौसम बदल रहा है, इसलिए आप भी अपना ख्याल रखिए। एक्सपर्ट में कोई बदलाव नहीं है, हमेशा की तरह शुभम शंखधार हैं हमारे साथ। स्वागत है शुभम जी। शुक्रिया। तो शो का फॉर्मेट आपको पता ही है, लेकिन जो लोग पहली बार हमें सुन रहे हैं उनके लिए 3-4 लाइंस में एक बार फिर से जिक्र कर देता हूं। यहाँ करीब अगले आधे घंटे साथ होंगे आप, मैं और हमारे पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट शुभम शंखधार, और बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी किसी एक विषय पर, किसी एक टॉपिक पर। तो हमारा आज का विषय है महंगाई। बदलते मौसम के साथ साथ आपने अपने आसपास महंगाई को भी बदलते देखा होगा, बढ़ते देखा होगा। समझेंगे क्यों बढ़ रही है महंगाई, कब तक मिल सकती है राहत, मांग नहीं है फिर भी दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं। बहुत से सवाल हैं, सबका जवाब देंगे शुभम, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। तो फिर शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम मनी मैनेजर, जहां बात करते हैं हम आपके बचत की। तो शुभम, कितना सही समय चुना है हमने इन्फ्लेशन यानी महंगाई पर बात करने के लिए? देखिए, ये महंगाई पर बात करने के लिए सबसे अच्छा या सबसे उपयुक्त समय इसलिए है क्योंकि एक तरफ तमाम लोगों के सर पर त्योहार खड़े हैं। त्योहारी सीजन जनरली उत्तर भारत में या बड़े हिस्से में नवरात्र से शुरू होता है, और नवरात्र से शुरू होने के बाद दशहरा, और उसके बाद दीपावली, भाई दूज, उसके बाद क्रिसमस से होता हुआ ये नए साल तक कि लगातार एक कहा जाता है कि जो त्योहारी सीजन शुरू होता है इसमें बहुत सारी कंपनियां अपनी 2/3 सेल इसी दौरान कर लेती हैं। तो त्योहारी सीजन भारत में बाजार के लिहाज से, उपभोक्ता के नजरिए से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। यही कारण होता है कि हम लोग, बहुत सारे लोग त्योहार के मौके पर शुभ मानकर सोने, चांदी, कार, बाइक, घर, गैजेट्स, इनकी खरीदारी करते हैं। और कंपनियां भी इस मौके पर खास आकर्षक बहुत सारे ऑफर्स लेकर आती हैं, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करने के लिए प्रेरित हो सकें। एक तरफ जब देश में त्योहारों का माहौल है, लोग खरीदारी करने के लिए कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ जब कंपनी ऐसे समय में ऑफर लाती हैं, वहां पर बीच में महंगाई कितना बजट बिगाड़ सकती है, महंगाई इस पूरे मूड को, इस पूरे फेस्टिव मूड को कितना खराब कर सकती है, क्यों बढ़ रही है महंगाई, ये जानना बेहद जरूरी है। और इसीलिए हमने त्योहारों से ठीक बीचों बीच इस महंगाई के मुद्दे को चुना है डिस्कशन के लिए। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि हफ्ते की 3-4 ऐसी बड़ी खबरें जो आपके और हमारे जेब पर असर डालेंगी। इन्हीं खबरों पर लेंगे शुभम का एक लाइन का कमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे महंगाई पर, इसके अलग अलग पहलुओं पर। फिर होगा हमारा सेगमेंट हाँ जी ना जी। हाँ जी में जानेंगे कि महंगाई को जो लोग समझते हैं, जो लोग जानते हैं, उसके क्या फायदे हैं, और अगर आप नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं महंगाई को, तो इसका क्या नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। फिर खेलेंगे रैपिड फायर राउंड, जहां कुछ सवालों के जवाब आपको मिलेंगे फटाफट। और लास्ट में हम बजाएंगे अपना क्लोजिंग बेल, जहां करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स का जिक्र जिस पर आपको इस हफ्ते रखनी चाहिए नजर, क्योंकि ये डाल सकती है आपके और हमारे जेब पर असर। राइमिंग हो गया यहाँ पे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं टॉप न्यूज ऑफ द वीक के साथ। तो शुभम, तैयार हैं आप? बिल्कुल, एकदम। तो शुभम, पहला हेडलाइन जो है वो ये है कि कोरोना के कारण सोने की खरीदारी जो है वो प्रभावित हुई है। सितंबर वाला जो तिमाही बीता है उसमें लगभग 30% की गिरावट देखी गई है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि सोने की कीमतें भले बढ़ रही हों, एक नया उच्चतम स्तर बनाकर ऊपर से 5500 रुपए नीचे हों, लेकिन अभी भी रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई है। 50,000 के आसपास सोने का भाव कोट हो रहा है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये कीमतें भले एक तरफ बढ़ रही हो, दूसरी तरफ मांग बुरी तरह टूटी हुई है।
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ओर से जारी हुआ सबसे ताजा आंकड़ा ये बताता है कि इस तिमाही में सोने की मांग 30% गिरी है। ये दिखाता है कि कोरोना में प्रभावित हुई आर्थिक गतिविधियों के बीच जिस तरह लोगों की आय टूटी है, जिस तरह लोगों के जो नियमित आय थे उस पर संकट आया है, उसने कहीं ना कहीं मांग पर अपना असर दिखाया है। दूसरी हेडलाइन जो है वो हमने शेयर बाजार से ली है। शेयर बाजार जो है इस हफ्ते भी बहुत वोलेटाइल दिखा, उठा पटक रहा। समझ नहीं आ रहा कि वहां हो क्या रहा है। दरअसल अब बड़े ऐसे अपडेट्स हैं जो अगले हफ्ते बाजार में आएंगे और जिनसे बाजार की दिशा तय होने की पूरी उम्मीद है। जैसे अगले हफ्ते हम देखेंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद बिहार चुनाव के नतीजे भी अगले हफ्ते हमारे सामने होंगे। ऐसे में तीसरी बड़ी बात अगले हफ्ते जो हमें देखने की जरूरत होगी वो ये कि कार सेल्स के नंबर, उपभोक्ता साइड से बहुत सारे नंबर बाजार के सामने आएंगे जो ये बताएंगे कि ये जो फेस्टिव सीजन शुरू हुआ है और 10 दिन इसके रहे हैं, इसमें कितना असर बाजार पर, कितने ग्राहक बाजार पर निकलकर आए हैं। बाजार इन्हीं सबसे दिशा लेता है। बड़े चुनावी नतीजों से पहले बाजार में मुनाफा वसूली है, निचले स्तरों पर अच्छे शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि बाजार में उतार चढ़ाव का माहौल बना। और तीसरा हेडलाइन जो हमने लिया है वो सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की जो अंतिम तारीख थी शुभम, उसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, तमाम बाधाओं के बीच क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जैसे फॉर्म 16 की जरूरत होती है जो हमें हमारे ऑफिस से मिलते हैं, इसके अलावा बहुत सारे व्यापारी वर्ग ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारे गुणा भाग लगाने पड़ते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। कोविड की बंदी ने बहुत सारी ऐसी चीजों को जो सुचारू रूप से बहुत कम समय में हो जाती थी या इजीली हो जाती थी, उनमें बाधा उत्पन्न की है। और इसी को देखते हुए सरकार इनकम टैक्स रिटर्न की, जीएसटी रिटर्न की तारीखों में रियायत दे रही है कि जिससे कि जो लोग अगर इस कोविड की बंदी से प्रभावित हुए हों तो वो भी रिटर्न भरने से रह ना जाए। इसीलिए यही कारण है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख को एक बार और बढ़ा दिया गया। तो ये थी बीते हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें जिसका सीधा या फिर इनडायरेक्ट असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ता है। अब शुभम और हम बात करेंगे इन्फ्लेशन यानी महंगाई पर। तो शुभम, ये जो महंगाई है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय है। बहुत सारे धागों ने मिलकर महंगाई को बुना है। कुछ धागों को अलग अलग करके अगर आप समझा सकें कि क्या क्या चीजें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती हैं, नियंत्रित करती हैं। देखिए, महंगाई का पहले सीधा मतलब समझिए। महंगाई का सीधा मतलब ये है कि जो चीज आप किसी एक्स अमाउंट में खरीद रहे थे, एक समय के बाद अगर आप उसमें एक्स अमाउंट में बढ़ोतरी या घटी है वो चीज, तो वस्तु का मूल्य बढ़ना या घटना ही दरअसल महंगाई है। ठीक है, महंगाई दर में भी हम यही आंकते हैं कि वस्तु जो पिछले साल, सपोज कीजिए कि बच्चों के स्कूल की फीस पिछले साल अगर 10,000 रुपए थी तो वो इस साल बढ़कर अगर 10,100 रुपए या 10,500 रुपए या 11,000 रुपए हुई है, तो हम ये बता सकते हैं कि महंगाई 10% बढ़ी है। बाजार में किसी सेवा या वस्तु का मूल्य बीते एक साल में किस दर से बढ़ा है, वही दरअसल महंगाई की दर है। एक बात अक्सर कही जाती है शुभम महंगाई के बारे में कि महंगाई जो है ना वो मौसम की तरह है, आप इसके बदलाव को महसूस कर सकते हैं। जरा इस पहेली को समझाइए। देखिए, महंगाई को ये समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति की महंगाई हर व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये समझाना चाहूंगा कि जैसे महंगाई का जो इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स में एक वेटेज फूड और बेवरेजेस की होती है, एक वेटेज हेल्थ की होती है, एक वेटेज एजुकेशन की होती है, एक वेटेज मान लीजिए आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की होती है। ये तमाम चीजें मिलकर ही दरअसल महंगाई का पूरा नंबर बनाती हैं, पूरा नंबर इनसे तय होता है। अब सपोज कीजिए कि अगर किसी के घर में 2 बच्चे छोटे छोटे हैं जिनकी पढ़ाई होती है, और एक घर परिवार ऐसा है जिसमें ओल्ड एज पेरेंट्स हैं जहां पर दवाइयों का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तो हो सकता है कि एजुकेशन की महंगाई शायद उस व्यक्ति को परेशान ना करे जिसके घर में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, या हेल्थ की महंगाई उस व्यक्ति को प्रभावित ना करे जिसके घर में ओल्ड एज पेरेंट्स या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी दवा चल रही है। तो ये समझने की बात है कि अगर हम औसतन ये कहते हैं कि खुदरा महंगाई की दर 7% है या 7% के पार है, तो इसमें हर तरीके की महंगाई बड़ी होती है। आदर्श रूप में अगर इस नंबर का मतलब ये हुआ कि अगर आपका खर्चा पिछले साल 100 रुपए में चल रहा था, तो वही खर्चा इस साल आपका 107 रुपए में चलने लगेगा।
लेकिन महंगाई जितनी नापी गई है, जिस हिसाब से नापी जाती है, खर्चे हमारे उसी हिसाब से नहीं बढ़ते हैं। बच्चों की फीस हो या सब्जियों के दाम हो या इंटरनेट ब्रॉडबैंड के बिल हो, ये हमारे कंजम्पशन के हिसाब से बढ़ते हैं, घटते हैं, और इनकी जो इन्फ्लेशन है वो हमारी जरूरतों के आधार पर हमें प्रभावित करती है। लेकिन खाद्य महंगाई एक ऐसी महंगाई होती है, फल सब्जियों की महंगाई एक ऐसी महंगाई होती है जो मोटे तौर पर सभी को प्रभावित करती है। ठीक है शुभम। जैसे एक बात तो समझ में आती है कि बहुत लोग महंगाई को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, वो कैलकुलेट नहीं करते। आजकल शहरों में हम लोग रहते हैं, अपार्टमेंट से फोन लगाया सोसाइटी की दुकान पे, ये भेज देना वो भेज देना, सामान आया, बिल आया और हमने पेमेंट कर दिया। वो जो मोल भाव होता था पहले, हमें दाम पता होता था एग्जैक्ट, फिर हम तय करते थे कि किस चीज का कितना वजन करवाना है, अपनी जेब का वजन देखकर। इस आदत के छूटने का क्या नफा नुकसान है और कितना सही है यह? देखिए, महंगाई को महज एक आंकड़ा मत मानिए। महंगाई आपको आपकी जेब में कितना बड़ा होल होगा खर्चों का, ये दरअसल महंगाई से ही तय होता है। हमें ये समझना चाहिए कि महंगाई के प्रति अगर आप सजग हैं तो शायद आपको केवल एक अपना बजट बनाने में मदद नहीं मिलेगी, आपकी सेविंग्स आप अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे, आप अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे, आप अपनी बजटिंग घर की अच्छे से कर पाएंगे। इन सब के लिए आपको महंगाई दर का पता होना, महंगाई के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपकी बैंक की एफडी पर 5% या 6% रिटर्न मिलता है और आपके देश में खुदरा महंगाई की दर 7% है, तो ये मान के चलिए कि आपका जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो महंगाई से भी कम मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आप अपनी पूंजी को दरअसल कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। लेकिन ये बात वही व्यक्ति समझ सकता है, जान सकता है, जो महंगाई के नंबर को सिर्फ नंबर ना मान के बल्कि उसके प्रति जागरूक होकर अपने निवेश से जुड़े फैसलों को लेते समय उनको महत्व दे रहा है। तो मेरा ये मानना है कि महंगाई के नंबर के प्रति सजग होना जरूरी है। अगर आप कोई शॉपिंग करते हैं उस बिल को देखिए, अगर आप कहीं कोई बजट बना रहे हैं तो बिल्कुल आप अपनी महंगाई आंकिए कि 3 महीने पहले मेरे घर का राशन कितने का आता था, अब कितने का आ रहा है। हफ्ते भर पहले मेरे घर की सब्जी अगर 150 रुपए में आ जाती थी एक हफ्ते की, तो अब वो 250 की हो गई या 300 की हो गई। हमें पता होना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना होगा कि 100 रुपए किलो प्याज बिका, 80 रुपए किलो आलू बिका, तो ये खबर बन गई है, लोगों को लगा कि नहीं ये महंगाई वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ये केवल एक चीज के प्रति नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर आपकी स्कूल की फीस है वो आप ही बता सकते हैं, आप उसी का अंदाज लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों की फीस आई आपने भर दी। मुझे लगता है कि अगर आप अपने महंगाई के प्रति जागरूक होंगे तो हो सकता है कि आप बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल का चुनाव करें जहां शायद उतनी बेहतर एजुकेशन कम फीस में मिल रही हो सकता है अगर आप हेल्थ से जुड़ी इन्फ्लेशन अगर आपको परेशान करे उसके प्रति आप जागरूक हों तो आप किसी दूसरे अस्पताल का, दूसरे डॉक्टर का चुनाव करें जो आपको बेहतर इलाज शायद कम पैसों में दे सके। लेकिन इन सब के लिए आपको जागरूक होना जरूरी है अपनी वित्तीय सेहत के प्रति। केवल अपनी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की जरूरत नहीं है, शारीरिक तौर पर जागरूक होने की जरूरत नहीं है, आपको जागरूक होने की जरूरत है अपने वित्तीय तौर पर, आर्थिक तौर पर, कि आपके जो कमाई से, बचत से, निवेश से जुड़े फैसले हैं वो आप कितनी गंभीरता से ले पा रहे हैं। और उसमें महंगाई भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, महंगाई भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके फैसलों को दुरुस्त करने में, दुरुस्त ठहराने में। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप महंगाई के प्रति सजग नहीं है तो शायद आप अपना नुकसान कर रहे हैं, और सजग होकर शायद आप अपने आर्थिक फैसलों को ज्यादा अच्छे से, बेहतर तरीके से ले सकते हैं। ये तो आपने बेहतर समझाया, लेकिन यहीं पर हम अपना सेगमेंट हाँ जी ना जी लेते हैं, जहाँ पे इसी चीज को और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो शुभम जी, महंगाई को जानना समझना अभी आपने जिसका जिक्र भी किया वो कितना जरूरी है, तो हाँ जी में बताएं कि जो लोग महंगाई को जानते समझते हैं इसके जानने समझने के क्या फायदे हैं? देखिए, अगर आप महंगाई को जानते समझते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपने जो निवेश करते हैं, जो बचत करते हैं, उसके प्रति आप ये सजग होते हैं कि मुझे इस बचत पे जो रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न कितना मिल रहा है। मैंने बैंक में एफडी कराऊं या मैं आरडी कराऊं या मैं पीपीएफ में निवेश करूं या मैं एलआईसी खरीदूं या मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करूं, ये आप निवेश विकल्पों को तभी टटोलेंगे, खंगालेंगे जब आपको ये समझ आएगा कि मेरा एक निवेश विकल्प मुझे उतना भी रिटर्न नहीं दे रहा है जितनी तेजी से बाजार में महंगाई बढ़ रही है। अगर मुझे उतना भी रिटर्न नहीं मिल पा रहा है कि मैं अपने जीवन जीने की लागत को
उसी तरीके से मैनेज कर सकूं जैसा एक साल पहले कर रहा था, तो फिर मेरा बचत करने का या निवेश करने का फायदा क्या। तो जो लोग बचत महंगाई के प्रति जागरूक होते हैं, वे अपनी बचत को, अपने निवेश को ज्यादा बेहतर तरीके से कहिए कि मैनेज कर सकते हैं। और नाजी में बताइए कि महंगाई को जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो नुकसान क्या है इसका, ना जानने समझने का? तो उनको एक तरीके से नहीं, कई तरीके से नुकसान होता है। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आने वाले दिनों में महंगाई किस तरह बढ़ रही है या किस तरह बढ़ सकती है, तो आपकी एक नहीं कई तरीके की प्लानिंग पे आप चूक सकते हैं। मतलब आप रिटायरमेंट के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं, अगर उसमें आपने महंगाई को जोड़ा ही नहीं है, तो जब आप रिटायर होके ये सोच रहे हैं कि शायद मेरे लिए इतना बजट जब मैं रिटायर होऊंगा तो पर्याप्त होगा, आपको पता चलेगा जब आप रिटायर होंगे तो आपके लिए जो आपने रिटायरमेंट फंड, रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा किया था, वो तो उम्मीद से कम रह गया। आपके जीवन यापन जैसा रिटायरमेंट से पहले था वैसा रख ही नहीं पाया। अगर आपने अपने बच्चों के भविष्य की शादी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, इनके लिए प्लानिंग की और महंगाई के फैक्टर को नहीं देखा, तो निश्चित सी बात यह है कि आप भविष्य में तमाम चुनौतियों का सामना करेंगे, क्योंकि आपके सामने ऐसा असमंजस खड़ा हो जाएगा कि जिन चीजों को आपने नजरअंदाज किया वही आपके सामने समस्या बन के खड़ी हो जाएंगी। तो जो लोग महंगाई को दरअसल नजरअंदाज करते हैं, वो केवल ऐसा नहीं अपना बजट खराब करते हैं, बजट खराब करने के साथ साथ वो अपनी भविष्य से जुड़ी तमाम फाइनेंशियल प्लानिंग को भी एक तरीके से कह लीजिए, खराब कह लीजिए, या अच्छे ढंग से मैनेज ना कर पाते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये था हमारा सेगमेंट हाँ जी ना जी। शुभम, एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, अभी जो हम लोग महंगाई देख रहे हैं और शायद इसी कारण हम महंगाई पे बात भी कर रहे हैं, तो ये बताइए कि ये महंगाई आखिर है क्यों? देखिए, महंगाई का मांग और आपूर्ति का सीधा सिद्धांत ये कहता है कि जब मांग ज्यादा होगी, आपूर्ति कम होगी, तो महंगाई बढ़ेगी। ठीक है। अब अभी क्या हुआ कि कोविड की लॉकडाउन के कारण बहुत तरीके से जो सप्लाई चेन थी देश में, वो टूट गई। सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाया। दूसरी बात, अगर आप फल सब्जियों से जुड़ी महंगाई की बात करें, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन जगहों से जहां से सब्जियों का और फलों का की आवक होती थी, वहां पर एक तो सप्लाई साइड के चैलेंजेस थे और दूसरा मॉनसून के चैलेंजेस थे। बाढ़ आ गई, बेमौसम बारिश हो गई, जिसकी वजह से अब जैसे आलू की बात कीजिए तो होशियारपुर या पंजाब का रीजन जहां पर टेम्परेचर डाउन होते ही बुआई शुरू हो जाती थी, इस बार गर्मी देर तक रही, बारिश नहीं हुई, तो उसकी वजह से वहां पर बुआई शुरू नहीं हो पाई। तो सीधी सी बात है कि जो आलू 15 नवंबर तक आजादपुर मंडी में दस्तक देता था, वो लेट देगा। आपूर्ति प्रभावित हुई, मांग आलू की उतनी ही है, नवरात्र में मांग और बढ़ गई। दूसरा, पिछली बार जब फसल खेत से उखड़ी, तब प्रॉपर उसको रखने के इंतजाम नहीं हो पाए, क्योंकि लॉकडाउन था, सप्लाई चेन थी, ना तो उस तरह वाहन मिल पा रहे थे, ना ही व्यापारी उस तरह तैयार थे। तो इससे हुआ क्या कि पिछले साल के आलू आप सही से रख नहीं पाए और नया आलू बोने में देर हो गई, तो उससे मांग आपूर्ति का समीकरण बिगड़ा और सीधी सी बात है, आपने महंगाई सामने अपने देख ली। तो ये समझने की जरूरत है कि इस बार इस समय जो महंगाई बढ़ी है, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है सप्लाई चेन डिसरप्शन का। और पिछली बार हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी नई फसल जब आती है तो पिछले साल की फसल को रखा जाता है। पिछली बार का भंडारण सही नहीं हो पाया, नई फसल अभी सही से उसकी बुआई नहीं हो पा रही है, जो आवक है वो सप्लाई चेन डिसरप्शन, ट्रांसपोर्ट डिसरप्शन की वजह से प्रभावित है, और ये सारी वजह मिलकर मौजूदा महंगाई के कारण है। ठीक है, लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार है, अगर हम उनकी बड़ी उपलब्धियों में से देखें पिछले 5 साल की, तो एक उपलब्धि जो हम मान के चलते हैं कि महंगाई पर नियंत्रण बहुत अच्छा किया सरकार ने बीते 5 सालों में। लेकिन 2020 का जो साल है वो बड़ा अलग दिख रहा है, ये इस लाइन पे कहीं खड़ा नहीं उतर रहा है, ऐसा क्या हो? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। 2020 ऐसा एक साल है, अगर आप पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई वाले महीने देखें या सरकार के पूरे टेन्योर में सबसे ज्यादा महंगाई वाले महीने देखें, तो शायद वो 2020 के महीने ही होंगे। ये समझने की जरूरत है कि कोविड की जो सिचुएशन थी, ये पिछले 5-6 साल में नहीं, पिछले 50-60 साल में भी शायद सरकारों ने या देश ने नहीं देखी थी।
ये अप्रत्याशित संकट था, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई, जिसके ऊपर ना तो सरकार का नियंत्रण रहा, ना ही तमाम जो ताकतें थी जो बाजार को मैनेज करती उनका नियंत्रण था। यही कारण था कि बाजार 2020 का साल ऐसा साल रहा जहां मांग ना होने के बावजूद, मांग टूटने के बावजूद, लोगों की आय प्रभावित होने के बावजूद महंगाई बढ़ गई। और एक चीज महंगाई को लेकर जब भी बात आती है तो आरबीआई का जिक्र छिड़ता है हमेशा। महंगाई और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसके बीच एक सीधा लिंक है। आरबीआई अपने दरों से, नीतिगत दरों से इस पर लगाम लगाती है। दोनों के बीच के अगर लिंक को समझाएं आप तो सुनने वाले को कुछ और सुविधा होगी महंगाई को समझने में। जी देखिए, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे समझिए कि जब जब महंगाई बढ़ती है तो ये मानना होता है कि लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। महंगाई के बढ़ने में अगर लोग ज्यादा खरीद रहे हैं इसलिए महंगाई बढ़ती है, तो आरबीआई ब्याज दरों को, नीतिगत दरों को बढ़ा देती है। इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि अगर कर्ज महंगा होगा तो लोग कम खरीदेंगे, लोग कम खर्च करेंगे, लोग कम खर्च करेंगे तो सीधी सी बात है कि मांग कम होगी तो महंगाई काबू में आ जाएगी। ये डिमांड सप्लाई का एक चक्र होता है जिसको आरबीआई ब्याज दरों को बढ़ाकर और घटाकर काबू करती है। लेकिन मौजूदा स्थिति में ब्याज दरें पहले से ही ऐतिहासिक निचले स्तर पर हैं। रिजर्व रेपो रेट की बात करें, रेपो रेट की बात करें तो ऐतिहासिक निचले स्तर पर हैं। अगर महंगाई इस समय बढ़ रही है तो जो अभी बहुत सारे विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि जिस अर्थव्यवस्था जिस दौर से गुजर रही है यहाँ पर और सस्ते कर्ज की जरूरत है। शायद महंगाई बढ़ने के बाद वो कर्ज ब्याज दरें घटने का जो सिलसिला था वो थम जाएगा। आरबीआई ने भी क्रेडिट पॉलिसी का जो हालिया मसौदा जारी किया उसमें भी ये बात स्पष्ट गवर्नर शक्तिकांत दास ने कही कि अब ब्याज दरों को घटाना शायद पूरी तरीके से तय करेगा महंगाई का दिशा पर। महंगाई किस दिशा में जाएगी उस पर ये निर्भर करेगा। हालांकि सबने ये उम्मीद जताई है कि ये सप्लाई साइड सीजनल इन्फ्लेशन का दौर है, दिसंबर के बाद इसमें नरमी की उम्मीद है। लेकिन हाँ, फिलहाल आपने जो सवाल पूछा कि क्या रिश्ता है, तो वो रिश्ता भी मैंने बताया और अब ये उम्मीद है कि ब्याज दरें जल्द नहीं घटेंगी जब तक महंगाई इस स्तर पर है। ठीक है, और यहीं पे अब हमारा सेगमेंट जो है रैपिड फायर राउंड वाला वो ले लेते हैं शुभम। तो हमारा पहला सवाल आपसे यही है कि बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि महंगाई का मांग से सीधा संबंध है। अभी तो मांग भी नहीं है फिर भी महंगाई बढ़ रही है, यह कैसे हो रहा है? सप्लाई साइड के डिस्ट्रप्शन की वजह से मांग कम होने पर भी या पुराने जैसी होने पर भी, क्योंकि आपूर्ति घट गई, मांग और आपूर्ति के सिद्धांत में मांग भले बराबर हो लेकिन अगर आपूर्ति टूट जाएगी तो भी ये इम्बैलेंस हो जाएगा जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई को लेकर बात हो रही है तो अक्सर हम महंगाई से जुड़े दो आंकड़े समझते हैं, दो शब्द सुनते हैं, WPI और CPI। इसे भी जरा समझाएं, फिर इसी से जुड़ा एक अगला भी क्वेश्चन है। देखिए, WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि थोक स्थिति में अगर थोक बाजार में आप बात करें, जैसे अगर इसको आप सीधे सीधे समझें तो किसानों से फल या सब्जियां किस भाव पर खरीदी जा रही हैं वो महंगाई आपको WPI इन्फ्लेशन बता सकता है। और बाजार में सब्जी मंडी से ऋतुराज या शुभम शंकरधार किस भाव सब्जी लेकर आ रहे हैं ये बात आपको CPI इन्फ्लेशन बता सकती है। तो WPI और CPI का मुख्य अंतर यह है कि WPI इन्फ्लेशन में हम थोक महंगाई को आंकते हैं जबकि CPI इन्फ्लेशन में हम खुदरा महंगाई को आंकते हैं। ठीक है, तो अब इसी से जुड़ा हमारा एक और सवाल है जो यहाँ पे उठता है कि WPI जो थोक महंगाई दर है वो लगभग 2% के आसपास है, जबकि अगर हम खुदरा महंगाई दर की बात करें तो वो लगभग 7% के आसपास है। मतलब कि जो थोक वाला आदमी है वो 2 रुपए में बेच रहा है और हमारे तक आते आते 7 रुपए का हो जा रहा है। इतना अंतर क्यों है? देखिए, इसकी दो बड़ी वजह हैं। WPI इन्फ्लेशन में जो इन्फ्लेशन को नापने की, महंगाई को नापने की एक पूरी बास्केट होती है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, उसमें एक हिस्सेदारी फूड की होती है, दूसरी हिस्सेदारी एजुकेशन की है, तीसरी हिस्सेदारी फ्यूल कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट है, चौथी हिस्सेदारी हेल्थ केयर की है। इस तरीके से अलग अलग बास्केट होती है। तो जो CPI बास्केट है उसमें खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 40% से ज्यादा है और WPI बास्केट में खाद्य पदार्थों की जो हिस्सेदारी है वो कम है। अब फल और सब्जियों के दाम बढ़ने से क्या हुआ कि जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें सर्ज आया। अब क्योंकि CPI इन्फ्लेशन में उसकी बास्केट में फूड आर्टिकल्स की हिस्सेदारी ज्यादा है तो ये एक तो इन्फ्लेशन बढ़ गई। वहां पर असर कम क्यों आया? क्योंकि बास्केट में हिस्सेदारी कम थी।
दूसरी बात ये है कि जो सीपीआई इन्फ्लेशन है इसमें सर्विस सेक्टर की भी इन्फ्लेशन जुड़ती है। डब्ल्यूपीआई में सर्विस सेक्टर की इन्फ्लेशन को नहीं जोड़ा जाता है, उसकी कह लीजिए योगदान नहीं होता है। यही वजह है कि सीपीआई इन्फ्लेशन और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन में आपको इतना बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। हालांकि एक तरीके से लोग इसको इस तरह भी समझते हैं कि आम लोगों को भले सब्जी अभी महंगी मिल रही हो, लेकिन किसान अभी भी सस्ती ही सब्जी बेच पा रहा है, यानी कि इस इन्फ्लेशन का जो सीधा फायदा है वो किसान को नहीं मिलेगा। अगर आप इस तरह भी समझें तो एक ये भी इसका इंटरप्रिटेशन होता है कि अगर डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन कम है और सीपीआई इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो ये भी एक वजह है कि अभी भी गांव में किसान से तो सब्जी सस्ती खरीदी गई है या खरीदी जा रही है, लेकिन बाजारों में सप्लाई डिसरप्शन की वजह से ये सब्जियां महंगी हैं, इसलिए सीपीआई इन्फ्लेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और एक सवाल हमारे साउंड टीम के साथी सचिन ने भी पूछा है, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मुझे यही लगता है कि कब तक इस पे लगाम लगने की संभावना है, क्या देख रहे हैं? देखिए, तमाम अगर आप इकोनॉमिक्स को सुने पढ़े और आरबीआई का भी जो हालिया बयान देखें तो ये माना जा रहा है कि ये सीजनल इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है, दिसंबर महीना मान लीजिए मोटे तौर पे, दिसंबर से आपको महंगाई फिर से आरबीआई का जो लक्ष्य है उसके नीचे आती दिखने लगेगी। 1 से 1.5 महीने अभी ये महंगाई बढ़ने की उम्मीद है, उसके बाद आपको दिसंबर ऑनवर्ड महंगाई थोड़ी नरम पड़ती दिखती। और तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। आज हमने बात की महंगाई पर। उम्मीद है आपको महंगाई से जुड़े तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब वक्त आ गया है हमारे अंतिम सेगमेंट क्लोजिंग बेल का। तो शुभम, अंत में कुछ वो जानकारी, कुछ वो बातें जिस पर इस हफ्ते हमें नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये आपके और हमारे जेब पर असर डाल सकती है। देखिए, अगले हफ्ते जो 3-4 बड़ी चीजें हैं, 1 तारीख से कार सेल्स का नंबर आने लगेगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा ये समझने के लिए कि नवरात्र और दशहरे के दौरान लोगों ने कितनी कारें खरीदी। उनकी तुलना करते समय ये जरूर ध्यान रखें हमारे श्रोता की तुलना पिछले साल से ना करके उसके पिछले साल से करें, क्योंकि पिछले साल का नंबर तो खुद ही मंदी का नंबर था। कोविड से पहले भी हम मंदी में ही जूझ रहे थे। तो एक तो कार सेल्स के नंबर आने लगेंगे, दूसरा पीएमआई के नंबर आएंगे कि फैक्ट्रियों से कितने ऑर्डर कंपनियों को मिल रहे हैं। पीएमआई का वो नंबर आता है जो ये दर्शाता है पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग, पीएमआई सर्विस का नंबर, वो देखने वाला होगा। अमेरिका को नया राष्ट्रपति 3 तारीख को मिल जाएगा, जो अगले हफ्ते होगा, वो एक बड़ी खबर होगी बाजार के नजरिए से, नए राष्ट्रपति का चुनाव। चौथा, बाजार उस पर कैसे रिएक्ट करता है, स्टॉक मार्केट, पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट किस तरह रिएक्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस पर हमको नजर रखनी चाहिए। तो ये 3, 4, 5 बड़े फैक्टर हैं जिन पर अगले हफ्ते हमको नजर रखनी चाहिए। तो ये था हमारा वीकली प्रोग्राम मनी मैनेजर का 13वां एपिसोड। इसे हम हर शनिवार लेकर आते हैं। आज हमने महंगाई पर डिटेल में बात की, और ये जो बीच बीच में आपने म्यूजिक सुना, उसके मिक्सिंग का काम संभाले हुए थे हमारे सहयोगी सचिन द्विवेदी। प्रोग्राम से जुड़ा कोई सवाल हो, सुझाव हो, शिकायत हो, वो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल है radio@aajtak.com। एक बार फिर दोहराता हूँ, radio@aajtak.com। अगले शनिवार लेकर आएंगे आपके लिए मनी मैनेजर का एक और अंक। तब तक मुझे यानी ऋतुराज और हमारे एक्सपर्ट शुभम शंखधार को दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। हैव अ गुड वीकेंड। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाएं तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा, सिर्फ आज तक रेडियो पर।